in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की, संसद के भीतर और बाहर की गतिविधियों की। किसने छाता पकड़ा, किस पर छाता टांग दिया गया, किसका छाता हटा दिया गया, कौन किस किस्म के आक्रोश की बारिश में भीग रहा है। स्नूपिंग, पेगासस, उस पर बात करेंगे। कौन संभावित टारगेट थे, सरकार का रवैया क्या है, विपक्ष के आरोप क्या हैं और मीडिया के खुलासे क्या हैं, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि केंद्र सरकार ने जिस निसार जाऊं में ऐसी मासूमियत पर, उस मासूमियत के साथ कह दिया देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। केंद्र सरकार ने कहा और फिर वजह बताई कि राज्य सरकारों ने ये आंकड़े दिए। राज्य सरकारें जहां कहीं भाजपा का शासन है और कहीं कांग्रेस का या दूसरे क्षेत्रीय दलों का शासन है, उस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि किस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस पर इनकम टैक्स की रेड होती है और उसे नरेंद्र मोदी सरकार के साथ जोड़ा जाता है और उसके इर्द गिर्द क्या बातचीत होती है। और भीतर सदन के जो हो रहा है कैबिनेट विस्तार के बाद का ये पहला सदन, इस पर भी बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं वो जिनके जिक्र से हमारे दर्शकों के रुखसार सुर्ख हो जाते हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहब, रोशनियों से डर लगता है मुझे। आपको रोशनियों से डर लगता है? जैसे आपने ये कहा, मुझे साहिब बीबी और गुलाम की मीना कुमारी और वो तमाम अंधेरे को रोमांटिसाइज करती हुई शायरियां याद आ गई। मुझे जिंदगी के उजाले, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें रात आ गए। चलिए, शायराना अंदाज वाले इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता राहुल श्रीवास्तव जी, पद पे नहीं जाऊंगा मैं, पद की डिटेलिंग बहुत होती है, वो संस्थानों के हिसाब से होती है, लेकिन मुझे लगता है वंस अ रिपोर्टर ऑलवेज अ रिपोर्टर। ठीक है राहुल जी? बिल्कुल साहब, मेरे विजिटिंग कार्ड पे मत जाइए, अगर असर डाल सकते हैं तो एटीएम कार्ड पे डाल दीजिए। और इस तरह सटल ढंग से अपने अप्रेजल पर टिप्पणी करते हुए राहुल और दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार, जो टीवी, अभी टीवी पर ही आते हैं आप महाराज, तो टीवी पत्रकार ही बोलेंगे। अरे यार, कॉलम लिखते हैं। अरे कुछ हमको भी बोल मल्टीमीडिया कहिए, मल्टीमीडिया, डिजिटल से भी वाकिफ हो गए हैं। चलिए, मैं दूसरे आप नाम तो बताइए। अरे बोलने तो दीजिए प्रभु, ये टीवी वालों की यही समस्या है, बोलने नहीं देते। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ नेता नगरी कार्यक्रम से सतत जुड़े पत्रकार, जिनकी पहचान डिजिटल वर्ल्ड में नेता नगरी प्रोग्राम से हुई, ऐसे राजदीप सरदेसाई, जो आजीविका के लिए टीवी पत्रकार के तौर पर भी काम करते हैं, स्तंभ भी लिखते हैं और किताबें भी लिखते हैं। प्रॉब्लम है, मैं बताऊं क्या है, टीवी पत्रकारिता में थोड़े हमारी वॉलेट जो है उसपे थोड़ी जो पैसे होते हैं ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन अगर मैं केवल कॉलम लिखता तो मुझे वो पुराने जमाने से 1500 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिलते हैं, इसीलिए टीवी पत्रकारिता करनी पड़ती है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, सवाल है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप लोग खुद ही सफाई देने लगते हो। नहीं, ये सच्चाई है। और वो शोहरत जो है, मेरी पहली सैलरी टाइम्स ऑफ इंडिया में 1200 रुपए थी। 1988 में 1200 रुपए की सैलरी थी। चलिए, आप लोग काम करेंगे 1200 रुपए में? राजदीप जी, किसके खलीते में कितने छेद हैं उसका बखान इस कार्यक्रम में ना हो तो अच्छा है, फिर हम भी बताने लगेंगे कि हम बुंदेलखंड के किस पिछड़े इलाके से कितना संघर्ष करके आए। नहीं, आप आए हो, जरूर आए, तो नहीं, ये भी जानना चाहिए कि हम उस जमाने से आते हैं जहां पत्रकारों को 800-1200 रुपए मिलते थे। अच्छा, वैसे मेरे को 700 मिलते थे पहली नौकरी में, 700। है ना? और इन लोगों को जो 700 और 1200 मिलते थे, वो हमारे जमाने में कितने गुना होके बढ़ जाते हैं। और मैं भी बताऊं कि साहब, मेरी पहली तनख्वाह 5200 रुपए थी 2007 में। नहीं, इतना फर्क नहीं है। आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2007 में जब राजदीप सरदेसाई जैसे लोग बड़े बड़े संपादक बन गए थे, तब हम मामूली पत्रकारों की तनख्वाह 5200 रुपए हुआ करती थी। मेरा इतना ही कहना है, प्री लिबरलाइजेशन पत्रकारिता में बहुत कम पैसे मिलते थे। राहुल श्रीवास्तव और मैं उस प्री लिबरलाइजेशन के जमाने से आते हैं,
कल मनमोहन सिंह के बड़े बजट की 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं, जुलाई 24, 1991। आप लोग सब उस लिबरलाइजेशन दुनिया से आते हैं, इसीलिए आप तो 1200 800 के बारे में बात ही नहीं करेंगे। सौरभ देखिए, इसमें मैं एक चीज में आपसे ना इत्तेफाकी रखूंगा कि हम दोनों उस कैटेगरी हैं जो गालिब साहब ने कहा है ना कि चिपक रहा है लहू से बदन पे पैराहान, हमारी जेब को अब हाजते रखू क्या है। देखिए, आप में और हम में बराबरी हो सकती है, लेकिन राजदीप जितना टैलेंट भी नहीं है हम में। ओह ओह ओह, आज आप बड़े खुश मुझे कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यार, बट एक मैं कहूं कि टीवी ने जो 1994 के बाद हम सबकी तकदीर बदल दी, राहुल भी मानेंगे, मैं भी उस क्रांति से, टीवी की क्रांति से आया हूं, और आप लोग सौरभ, निखिल, आप लोग डिजिटल क्रांति कर रहे हैं, तो इट इज अ जनरेशनल थिंग। मेरे फादर जब क्रिकेट खेलते थे, उनको 150 रुपए मिलते या 250 इंडिया के लिए खेलने के लिए। आप सोचिए अब कितना, अब तो आईपीएल में दे आर ऑल करोड़पति। दुनिया बदलती है, वी मस्ट चेंज विद द वर्ल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहीं पे आप एक किशोर कुमार का गाना और एक गा देते बेसुरे अंदाज में। अरे कर रहे, क्या कहें, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम। चलिए शुरू किया जाए। बिल्कुल। चलिए, मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि ये स्नूपिंग को लेकर तमाम दावे प्रतिदावे आ रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, हमने ये देखा है कि सत्ता के तंत्र पर जब भी इल्जाम लगते हैं, स्वीडिश रेडियो पर एक खबर प्रसारित होती है, चित्रा सुब्रमण्यम उसको रिपोर्ट करती हैं, उसके बाद द हिंदू में कई आर्टिकल आते हैं, विपक्ष के सांसद मुद्दा बनाते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अनमने भाव से ही सही, जबकि उन्होंने ये कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर उन्हें जांच बिठानी पड़ती है और उस जांच की रिपोर्ट में भी लीपापोती होती है ना। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस तरह का। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस पर इल्जाम लगते हैं, जेपीसी का गठन होता है, तमाम कमेटियों का गठन होता है। तो एक पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस रहा है कि जब सरकारों पर इतने गंभीर इल्जाम लगे तो उसकी जांच की संस्तुति हो, और जांच कम से कम प्रकट तौर पर ऐसी संस्था को, ऐसी व्यक्ति की अध्यक्षता में दी जाए जिसकी निष्पक्षता पर संदेह ना हो। लेकिन हमने देखा है कि पैक्सिस वाले खुलासे में जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि नहीं नहीं, ये राष्ट्र के खिलाफ साजिश है, ये देश की तरक्की से जलने वालों के खिलाफ साजिश है, ये मॉनसून सत्र के पहले जानबूझकर क्यों आया, जैसे जितने देशों का जिक्र आया सब में एक साथ अमुक तारीख को मॉनसून सत्र शुरू हो रहा हो। इन सब पर आपका क्या कहना है राहुल श्रीवास्तव जी? ये किस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग है, और उससे भी पहले ये किस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस है? देखिए सौरभ, पहला ये कहना कि तुम्हारी टाइमिंग ऐसी क्यों है, तो पत्रकार को ये बताना कि वो कब टाइमिंग करता है, वो सरकारों का प्रेरोगेटिव नहीं है। ये सरकारें नहीं तय करेंगी कि मैं कब खबर करता हूं या कोई पत्रकार कब खबर करता है। आप अगर इस चीज को ये जोड़ते हैं कि उसने ये खबर कर दी तो ये देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, तो आप हर चीज को कैसे कह सकते हैं? कोई घोटाला करें तब भी आप कह दीजिए कि देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। ये बहुत ही यानी वीक स्टैंड है, इस स्टैंड में दम नहीं। जहां तक आपने कहा जेपीसी की बात, उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों जो आपने मेंशन किए वो घोटाले थे, उस पर सरकारें सहर्ष जो है वो प्रेशर में आकर के किसी वजह से जेपीसी पे तैयार हो जाती हैं। और आप देखिए कि इवेंचुअली ये जो मामला है स्नूपिंग का, देखिए ये वो हमाम है जिसमें सबने बराबर के कपड़े पहने हुए हैं। मैं थोड़ी भाषा को बदल के बोल रहा हूं क्योंकि अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। तो सबने बराबर के कपड़े पहने हैं। अगर आपको याद हो, इस देश में एक सिटिंग आर्मी जनरल के ऑफिस में च्युइंगम जैसा पदार्थ मिलता है जिससे शक होता है कि उनकी स्पाइंग हो रही थी। इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को शक होता है कि उनकी स्पाइंग हो रही है। अगर आप 1988 में चले जाएं तो कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर रामकृष्ण हेगड़े, उनको अपनी सत्ता खोनी पड़ती है क्योंकि वो स्नूपिंग करवा रहे थे। वो ऑफलाइन स्नूपिंग थी। अगर देखें तो चंद्रशेखर साहब की 41 एमपी की सरकार राजीव गांधी इसलिए खींच लेते हैं समर्थन क्योंकि 2 हरियाणा पुलिस के पुलिसमैन उनकी स्नूपिंग कर रहे थे। उसके बाद अगर आपको याद हो तो 1997 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो रतन टाटा, नुस्ली वाडिया और उनके अलावा केशव
केशव महिंद्रा साहब की जो कॉन्वर्सेशन थी उल्फा मामले के लिए, वो लीक होती है। उसके बाद आप देखिए तो राडिया टेप पे आ जाइए 2010 में, जिसमें मंत्री बनाए जा रहे हैं, कौन बनाए जा रहे हैं, ये सरकार स्नूपिंग करवाती है, वो टेप लीक हो जाती हैं। उसके बाद आप देखिए हवाला, ये जो हवाला करते थे साहब और मीट एक्सपोर्टर थे मोइन कुरैशी, ब्लैकबेरी एक टाइम पे सबसे तेज बढ़िया चीज मानी जाती थी सेफ, कि उसका कॉन्वर्सेशन सेफ है। उनके पूरे कॉन्वर्सेशन जो थे वो ब्लैकबेरी से निकाल करके दे दिए जाते हैं। साहब देखिए, ये जैसे ईडी, सीबीआई और आपकी ये तमाम जांच संस्थाएं हैं, ये सत्ता का एक टूल है। वैसे ही अगर कोई मुझे ये कहता है कि वो बेचारा इतना अनभिज्ञ है कि उसको नहीं लगता कि इस देश में स्नूपिंग करती हैं सरकारें, एजेंसियां, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि मैं 2016 में मुझे शौक था ट्रैवल का, तो मैंने एक खास किस्म की गाड़ी जिसमें आप घूम सकते हैं अपना सामान लाद करके, वो खरीदी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 दिन बाद वो आईबी रिपोर्ट का हिस्सा थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में मैंने गाड़ी कहां से खरीदी, कितने पैसे की खरीदी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस बैंक से पैसा निकाल के दिया उसके लिए, कितने का लोन लिया, ये पूरा उसमें विवरण था। इस चीज में सरकार की क्या जानकारी हो सकती है? देखिए, जानकारी एक समय में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी इकट्ठा होती होगी, लेकिन वो इसलिए कि कोई उनकी बहुत ज्यादा खिलाफत ना करे या देश के खिलाफ द्रोह तो नहीं हो रहा। उसके बाद ट्रेंड बदला कि राजनीतिक द्रोह तो नहीं हो रहा, मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही। लेकिन आज की दुनिया में इसको कहते हैं प्रिएम्प्टिव स्नूपिंग, कि मैं पहले ही देख के रखूं कि भाई कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किस लिए जा रहा है, और उसके अंदर विरोधी नहीं, अब संशय अपने परिवार के लोगों तक पहुंच गया है। अगर सरकार सिरे से खारिज कर देती है इस बात को कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि सरकार इस देश की जनता के सामने उस फैक्ट को डिनाई कर रही है जो देश की जनता जानती है। मेरा सर इस चीज, जैसे जैसे सर बता रहे थे कि स्नूपिंग एक वो चली आ रही है और वो चलती रहेगी, तो उसमें बहुत सरप्राइज होने वाली चीज तो नहीं थी। ये एक नया तरीका ही हमको पता चला कि अब वो आई मैसेजेस भी आपके हैक हो सकते हैं, जो बड़ा सेफ माना जाता था कुछ टाइम तक के, कि आप एप्पल पे मैसेज करो। और वो ब्लैकबेरी का उदाहरण दे रहे थे। मुझको जो नई चीज समझ दिखती है कि अब ये कितना ब्रेजन हो गया है। जैसे कुछ चीजें आपको समझ में आती है, ठीक, जैसे अगर मैं सत्ता की जगह पे होता तो मुझे समझ में आता कि हाँ ठीक है, राहुल गांधी के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, भाई वो आपका प्राइम ऑपोजिशन है। प्रशांत किशोर मैं समझ सकता हूँ, अभिषेक बैनर्जी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। कर्नाटका में जब वो सरकार गिर रही थी या गिराई जा रही थी, जो जिस भी भाषा में जाएंगे वो भी, मतलब मैं उसको सही नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उसका सेंस बना सकता हूँ अपने दिमाग में कि हाँ ठीक है ये हो रहा है। लेकिन आप फिर आप बाकी नाम देखिए, एक कंप्लेन आती है सीजीआई के खिलाफ में, आप वहां जो कंप्लेनेंट है उसका नंबर सर्विलेंस पे चला जाता है। एक व्यक्ति सीबीआई छोड़ता है, वो व्यक्ति सर्विलेंस पे चला जाता है संभावित, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अशोक लव, एक व्यक्ति आपसे डिसएग्री करता है, सीईसी बनने वाला होता है, उसका नंबर सर्विलेंस पे चला जाता है। तो मतलब अगर आप इस तरह से मतलब ये अगर इतना हल्का बना देंगे आप स्नूपिंग को, कि मैं जिसके भी खिलाफ मुझे कोई भी जानकारी जानने की इच्छा, उसके लिए आपका सीधा अगर हथियार पेगासस ही होगा, तो बताता है कि आप कितने इनसिक्योर हैं। देखिए, मैं राजदीप से पहले मैं इसमें बोलना चाहूंगा एक बात। देखिए, आपकी बात एक हाइपोथेटिकल या यूटोपियन लेवल पे बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि जब तंत्र बदलते हैं, जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और नए मैसेजिंग के तरीके शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज को देश दुनिया तमाम इश्यूज को लेकर के उसकी काट ढूंढनी होती है कि मैसेजिंग कैसे हो रही है, और उस मैसेजिंग को स्नूप करने के कार्ड भी बनाए जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये ब्रेजन हो गया है, आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि एनटीआरओ नाम की एक संस्था यूपीए के दौरान बनी थी। उस एनटीआरओ का काम क्या था? एनटीआरओ आपको क्या लगता है कोई एक धार्मिक संस्था थी चैरिटेबल, जो कि बैठ करके बिरला मंदिर के अंदर भजन गाती थी? नहीं साहब, उसके पास ऐसी मशीनें हैं कि एक छोटा सा ब्रीफ केस है, वो एक एंटेना लेती है, आपके घर के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में बैठ जाती है, और वो एक रैंडम स्क्रैम्बल करती है, आप उसमें मैसेजिंग में पढ़ती है, आपकी बातचीत सुनती है, वो रैंडम स्क्रैम्बलिंग करके आपकी मैसेजिंग सुनती है। कभी आप अगर मयूर विहार गए हैं दिल्ली के, तो वहां पे एक बड़ा खुफिया सा दफ्तर दिखेगा आपको आईबी और इन सब एजेंसीज का, वो पोस्टल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो अयप्पा मंदिर के ठीक सामने। उसमें जाकर के देखिए तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली में जब जितनी पोस्ट आती हैं
उनमें से हजारों लाखों सैंपल के तौर पे उठा ली जाती हैं, उनको खोला जाता है, पढ़ा जाता है, बंद किया जाता है, चस्पा करके वापस भेजा जाता है। कई बार आपको जब चिट्ठियां खुली मिलती हैं तो आप ये भी सोच लीजिएगा कि उन चिट्ठियों को पढ़ा गया है पहले। तो ऐसा है कि ये नई टेक्नोलॉजी को देख करके नए आयाम जो स्नूपिंग छू रही है, ये वो हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि ये अचानक ऐसा होने लगा, ये मेरे को कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जो लोग इंटेलिजेंस का तंत्र जानते हैं वो ये जानते हैं कि आज की दुनिया में ऐसे सर्वर हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चीन में, जिनका आईपी प्रोटोकॉल, आईपी नहीं, एड्रेस नहीं पता है। उनके जरिए पैसा भेजा जाता है, उनके जरिए मैसेजिंग की जाती है। सरकारें देश, दुनिया और देशद्रोह के मामले को लेकर के टेक्नोलॉजी बनवाती हैं और उसके बाद अपने पॉलिटिकल विरोधी, अपने जर्नलिस्टिक विरोधी, अपने तमाम लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल करती हैं। ये बात आज नहीं, ये शुरू से चली आ रही है। बस ये है कि इसका रूप विकृत हो गया है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। देखिए, मैं नेता नगरी में इतने समय से कभी चुप नहीं रहता, मैं सुन रहा था। इस बातचीत से ऐसा लगता है जैसे हमने नॉर्मलाइज कर दी है स्नूपिंग। जैसे जो हो रहा है ये तो कई सालों से हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हो रहा था, तो अब जब हुआ है तो उस पर इतना बवाल क्यों बैठ गया है? ये किस तरह की बात हो गई? आप स्नूपिंग इज अ क्राइम, आप उसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आपको ऑथराइज स्नूपिंग का आप कर सकते हैं। मैं किसी एक बड़े ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था जो एक जमाने में आईटी सेक्रेटरी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग होती है मंथली, कभी कभी एवरी 3 मंथ्स रिव्यू मीटिंग होती है। उसमें मिनिस्टर, मेंबर सेक्रेटरी फ्रॉम टेलीकॉम, लॉ मंत्रालय से आते हैं, अलग अलग मंत्रालय, वो रिव्यू करते हैं कि किन के कॉल्स नेशनल सिक्योरिटी को लेके आप टैप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस लिस्ट, अगर ये लिस्ट सही है, इसमें हर चीज में नेशनल सिक्योरिटी तो नहीं है। और मैंने उनसे पूछा क्या ये नाम, क्योंकि क्या ये नाम भी थे? उन्होंने कहा ऑथराइज लिस्ट में ये नाम नहीं थे। यानी किसी ना किसी, ये जो पैरेलल डीप स्टेट जिसे हम कहते हैं, कि यानी हमारे जो तंत्र है उसके बाहर उठकर एक जो मैकेनिज्म है उसमें स्नूपिंग हो रही है। हम उसे कैसे नॉर्मलाइज करें? मैं आपको कहानी बताता हूं, और ये कोई नई बात नहीं है। 2008 में मैंने मेरे किताब में लिखा है, सौरभ, पेज 42 आप पढ़िए। अमित शाह मीटिंग करवाते हैं गांधीनगर में, जहां टॉप आईपीएस ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है, इजरायली स्पाइंग मशीन का डेमो किया जाता है। मैं नहीं जानता कि वो पेगासस मशीन थी, और तब इस तरह के सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। लेकिन तब ये ओपनली डेमो किया जाता है और उनको कहा जाता है कि हम ये इस तरह की स्पाइंग मशीन खरीदना चाहते हैं। तो एक बात सही है कि ये सालों से हो रहा है। आप कह सकते हैं गुजरात मॉडल नेशनल हो गया, आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के जमाने में भी ये हुआ करता था, चंद्रशेखर के जमाने में, वीपी सिंह, राजीव गांधी, आप नाम लेते रहिए। मेरा ये कहना, इट इज अ क्राइम। और जब ये पार्लियामेंट में आता है, क्योंकि आपका सवाल सौरभ था जेपीसी, आप देखिए जेपीसी का क्या होता है। जब जेपीसी होती है, सरकार जो होती है उनके पास मेजॉरिटी मेंबर्स है। आप जेपीसी का रिपोर्ट जो सरकार चाहती है वो लिख सकती है। लेकिन आप जेपीसी क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर ये मामले बाहर निकलते हैं कि अशोक लवासा को क्यों आपने पर स्नूपिंग की होगी, या आलोक वर्मा पर क्यों स्नूपिंग की होगी, ये जब मामले अगर आगे आएंगे और विपक्ष इनको अगर उठाएगा तो आप एम्बैरस होंगे। एक जमाने में सरकारें तैयार हुआ करती थी जेपीसी मनाने के लिए। अब क्या हुआ है कि मोदी जी की सरकार में जेपीसी भी एक तरह से आप इनकार करते हैं, राफेल मामले में या इस स्नूप गेट में, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको एम्बैरेसमेंट हो सकती है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट तो आपके पक्ष में ही आएगा क्योंकि मेंबर्स आपके पास है। जब बोफोर्स हुआ था 1987 में, आपने स्वीडिश रेडियो की बात की, अप्रैल में ये बात होती है। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो पर आता है कि बोफोर्स डील में किकबैक्स हुए हैं। उसी साल अगस्त महीने में जेपीसी बनती है शंकरानंद के अध्यक्षता में। उसी 1989 तक उसका रिपोर्ट आता है। उसी साल चुनाव होते हैं, राजीव गांधी हार जाते हैं। लेकिन कम से कम उस जमाने में पार्लियामेंट जो संस्था थी, वहां इन मामलों पर डिस्कशन, डिबेट, जेपीसी से कोई डरता नहीं था। अब क्या हुआ है, जेपीसी भी एक तरह से सरकार को लगता है हमें चैलेंज कर सकती है, विपक्ष के वहां जो सदस्य है वो हमें चैलेंज कर सकते हैं।
कल किसी व्यक्ति को बुला सकते, इसलिए जेपीसी भी नहीं होगी। संस्था जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने तो कम से कम फाइट बैक करना चाहिए कि प्रोब करवाइए, देखिए ये जो इल्जाम है ये सही है ये गलत है। आज क्या होता है, नहीं, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, या जो राहुल जी कह रहे हैं वही होता है, ये तो सालों से हो रहा है, इसमें नई बात क्या है? देयर इज समथिंग न्यू बिकॉज इट इज नाउ टेक्नोलॉजी व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू स्नूप ऑन योर एंटायर लाइफ। ये जो मोबाइल है ये 24 घंटे आपके साथ रहता है। चंद्रशेखर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उस जमाने में जब इस तरह की स्नूपिंग हुआ करती थी वो या तो फिजिकल थी या लैंडलाइन था, यानी 1 या 2 बार अगर कॉल होते थे उसको आप स्नूप कर पाते थे। अब बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इसलिए इस पर कुछ ना कुछ तो जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आप दोषी मानिए, लेकिन जांच से क्यों इनकार होती है और झूठ क्यों बोला जाता है? झूठ नंबर 1 के पेगासस का जब 2019 में जिक्र हुआ तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्हाट्सएप ने पेगासस को अमेरिकी कोर्ट में इस पर हैज टेकन पेगासस टू अ कोर्ट इन अमेरिका, इस पर क्यों नहीं बात होती है? आप अगर इसी तरह से हर चीज, एक सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है, क्या भारतीय सरकार ने पेगासस को हायर किया था या नहीं? शायद आप नेशनल सिक्योरिटी वजह से नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन कम से कम इन चीजों पर बहस होनी चाहिए, एक डिस्कशन होनी चाहिए, और अगर मामला गंभीर है तो इस पर एक जांच भी होनी चाहिए। जांच से क्यों लोग डरते हैं? जब आपकी सरकार इतनी मजबूत है, आपके पास 300 से ज्यादा एमपीज है, जेपीसी पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो जांच से मैं ये बात नहीं समझ पाता हूं। और हम इसको नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं कि ये तो होता ही है, हमेशा होता है। अरे हमेशा होता है इसका मतलब नहीं है कि आज की तारीख पर इस पर जांच ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जेपीसी हो, लेकिन जांच मुझे लगता है कम से कम कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें दूर क्यों हटना है, क्यों हम डरते हैं जांच से? चलिए एक सौरभ, इसमें एक लाइन कहना राहुल जी चाहूंगा। आई विल कम टू यू। राहुल जी आई विल कम टू यू। 2-3 चीजें स्पष्ट कर दी जाए बातचीत के क्रम में। पहली चीज, जब मैं ये जेपीसी या दूसरी जांच की बात कर रहा था तो मैं उदाहरण दे रहा था कि तब क्या हुआ, क्योंकि अब तो ये मांग भी हो रही है कि जैसे राहुल गांधी का ही जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में कमेटी बने। तो बात ये हो रही है, इसीलिए मैंने अपना जो वक्तव्य दिया था ओपनिंग वो ये था कि ऐसी संस्थान, ऐसा व्यक्ति जांच करे जिसकी निष्पक्षता पर शिकायत करने वाले को और जिनके खिलाफ शिकायत की गई उन दोनों को एक आरंभिक भरोसा हो। इसीलिए कई दफा जब स्टेट वर्सेस सेंटर होता है तब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। राहुल श्रीवास्तव जी ने कहा कि एक लंबा सिलसिला है जिसमें एक नई तकनीक जुड़ गई है। राजदीप सरदेसाई का कहना है कि तकनीक जुड़ गई है या व्हाट अबाउटरी के चक्कर में पड़ के हम इसको लेजिट ना मान लें, हम इसको राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में स्वीकार्य ना मान लें। तो ये अब तक की बहस है। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा मेरे साथी निखिल ने जिक्र किया, कि एक तो होता है कि जो सरकार का इंटेलिजेंस तंत्र है उसे इस बात की फिक्र होती है कि जो विदेशी सरकारें हैं वो क्या सोच रही हैं। उसी क्रम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद रॉ की स्थापना होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्थापना होती है कि पता रहे। और पता रहे में एक सावधानी ये भी बरती जाती है कि जब आप विदेशी राजनयिक जो आपके यहाँ तैनात हैं उनकी भी स्नूपिंग कर रहे हैं तो उनको खबर ना हो। एक अच्छी जासूसी वही मानी जाती है तो होती भी रहे और जिसकी हो रही उसके बारे में पता ना चले। और ये हम पत्रकार तो अक्सर कहते रहते हैं और हमें पता भी चलता रहता है अलग अलग राज्य जिले सबके स्तर पर कि भाई किसका नंबर सर्विलांस पर है किसका नहीं है। ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये बात सर्विलांस से आगे की है, सिर्फ कॉल सुने जाने की बात नहीं है। आपके पर्सनल प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, आपके पार्टनर के साथ तस्वीर हो सकती है, आपके घर वालों के साथ चैट हो सकती है ना। तो राज्य की आपके ईमेल हो सकते हैं, उसमें आपके ट्रांजैक्शंस की डिटेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी पर्सनल जानकारी है ना। तो इसमें राज्य की कितनी दिलचस्पी हो, कितना दखल हो, क्या एक राज्य के नागरिक के तौर पर आपका राइट टू प्राइवेसी, आप किसी अपराध की सूची में नहीं है ना, आप किसी संदिग्ध की सूची में नहीं है कागजों पर, है ना, तो फिर आप कैसे उस निगरानी के तंत्र की चपेट में आते हैं। और जैसा मेरे साथी निखिल ने जिक्र किया, रंजन गोगोई सीजेआई थे, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाए। उन आरोपों की कैसे जांच हुई, उस जांच की प्रक्रिया पर बहुत सवाल उठे हैं। और अब ये जो संदिग्ध जिन पर स्नूपिंग शायद की गई हो या की जा सकती थी,
ऐसे जो सस्पेक्टेड टारगेट हैं उनकी लिस्ट में जब उस महिला के पति के, महिला के भाई के या दूसरे लोगों के नंबर आते हैं, ऑपरेशन लोटस के दौरान कर्नाटक के नंबर आते हैं, वसुंधरा राजे के सहयोगी के नंबर आते हैं, स्मृति ईरानी के सहयोगी, वैष्णव का नंबर आता है, ऐसे कई लोग, अशोक लवासा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नोट दिया, नंबर आता है। तो आपने राजदीप जी की बात सुनी और हमारी शंकाएं सुनी। राहुल जी, अब मैं जानना चाहता हूं कि आपका इन विषयों पर क्या कहना है। देखिए सौरभ, जब मैंने कहा कि इसका रूप विकृत हो गया है, मैंने ये नहीं कहा कि ये जस्टिफाइबल है। इंसानी हुकूक या संविधान से मिले हुए मेरे हक, वो जहां तक बात है, उसके लिए पुराने समय में एक वो प्रोसेस था जिसमें अकाउंटेबल था सिस्टम मेरे प्रति, कि अगर आप किसी एक नागरिक का फोन टैप करना या उसका कोई चीज उस पर स्नूपिंग करना चाहते हैं किसी शक और शुभा पे, तो उसका एक प्रोसीजर था, और वो प्रोसीजर जो था वो सरकारों को मुश्किल में डाल देता था, क्योंकि उसमें फाइल बनती थी, फाइल जाती थी, लोग साइन करते थे, उसके बाद होम सेक्रेटरी से परमिशन मिलती थी, वो फाइल लौटती थी, और फाइल जो है वो बहुत ही गंदी चीज है। जो सरकार की हरकतें होती हैं उसके खुलासे फाइल से होते थे, और इसीलिए उस फाइलबाजी को दूर करने का सबसे आसान तरीका खोला गया, ये विकृत रूप जो है, जिसको कहूंगा ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ऑफ स्नूपिंग जो आ गया है, जिसमें आपको फाइल चलाने की साहब जरूरत ही नहीं है। ये परेशानी है कि इस सिस्टम, ये जो नया फॉर्म ऑफ स्नूपिंग है, ये किसी अकाउंटेबल सिस्टम से नहीं आ रहा है। और पुराने टाइम में भी स्नूपिंग होती थी, मगर ये एनटीआरओ जैसे, एनटीसी, ये सब एनटीआरसी जैसे सिस्टम जो बने हैं, वो ऑफ द अकाउंटेबल सिस्टम स्नूपिंग के लिए बनाए गए हैं। ये सिस्टम किसी सिस्टम में अकाउंटेबल नहीं साहब। ऐसा है कि आप जेपीसी बिठा लेंगे, आपकी मेजॉरिटी होगी, आपकी तमाम चीजें हो जाएं, बेशक अकाउंटेबिलिटी बना ले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठ जाएं, लेकिन आपके पास अगर लेश मात्र एविडेंस निकल आए इन टेक्नोलॉजीज के चलते, क्योंकि एक अफसर, मैंने बताया, एक छोटा सा ब्रीफकेस और एक एंटेना लेकर के आपकी पूरी दिनचर्या जान सकता है कि आपने किससे बात करी, कितनी लंबी बात करी, प्रेमालाप हुआ या दुश्मनी की बात हुई, और उसका कोई ट्रैक नहीं है, उसका कहीं कोई फाइल नहीं है, उसकी कोई चिट्ठी नहीं है। तो परेशानी यह है कि हमें इस सवाल बड़ा आज की तारीख में ऑफ अकाउंटेबल सिस्टम के खिलाफ की लड़ाई का है। उसमें प्रोब से डरना या तमाम के हिसाब ऐसा है कि प्रोब अगर आप लाख भले कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि पेगासस का सॉफ्टवेयर किसने खरीदा और उसने क्या उसमें निकाला, तो साहब ये पूरा प्रोब भी बेकार हो जाएगा। परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग जो होम मिनिस्ट्री या इसको नहीं फॉलो करते हैं, ये इतना ज्यादा सिस्टम इतना डीप चला गया, ये जो डीप स्टेट है ये इतनी डीप चली गई है, इतनी डिसजॉइंटेड हो गई है, यानी इसकी कोई अम्बिलिकल नहीं है अब सिस्टम से। पहले जब एक आईबी का आदमी जाता था, फाइल के उसके ऊपर के लिखा होता था कि इनको स्नूपिंग करनी है, तो नाम होता था कि साहब इसको एलोकेट किया गया, ये सुनेगा। आज की तारीख में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए आप बातचीत सुने हैं। आपको याद होगा कि 2004-5 की बात थी, अमर सिंह साहब का एक ऑडियो टेप आया था। वो अमर सिंह साहब का जो मोबाइल फोन की टेपिंग थी, वो सरकार ने नहीं कराई थी, वो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल ने। आज की तारीख के सिस्टम में प्राइवेट इंडिविजुअल इतने केपेबल हो गए हैं कि वो कंपनीज के सॉफ्टवेयर में या उनके एक्सचेंजेस में दखल देकर के उनकी कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी हैज एम्पावर्ड, टेक्नोलॉजी ने सशक्त किया है स्नूपिंग के सिस्टम को, जिसने अकाउंटेबिलिटीज को खत्म कर दिया है। लड़ाई होनी चाहिए कि बिना अकाउंटेबिलिटी के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, वो सरकारें कहेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए हैं, आप उनको कैसे फेटर करेंगे, बांधेंगे कि इनका इस्तेमाल सिर्फ जिन कामों के लिए लाई गई हैं उन्हीं के लिए हो। हाँ, मैं एक चीज, तो जैसे यहाँ पे ना 2-3 चीजें डिस्कस हो रही हैं। स्टेट की प्रोवेस टू स्नूप ऑन इट्स पीपल, पहली चीज कि वो कितना सक्षम हो सकता है किसी भी तकनीक के आधार पर। दूसरा कि वो लाइसेंस वो कहाँ से लेके आएगा उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका उसके जनता के साथ में। और फिर तीसरा कि वो कितना सही होगा और किसके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। पेगासस प्रोजेक्ट को लेके एक थोड़ी इस डिस्कशन में कहीं भी इस चीज को अभी तक रेखांकित नहीं किया गया है कि पेगासस वालों का कहना है कि वो काउंटर टेररिज्म और स्टेट टू स्टेट एस्पियोनाज,
जिस स्नूपिंग को ऑलमोस्ट लीगल ही मान लिया जाता है, क्योंकि वो लोगों की जीवन की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज है। वायर में आप जाएंगे, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो वाले नंबर्स पब्लिक नहीं कर रहे हैं, पकड़ में तो वो भी आए हैं, लेकिन उस चीज का एक सेंस बन रहा है। जो नंबर वो लीक कर रहे हैं या जिन नंबर्स के ऊपर वो पूरी स्टोरी बन रही है, पेगासस को लेकर जो हंगामा चल रहा है, ये वही नंबर्स हैं जिनकी टेक्निकली कोई आधार बनता ही नहीं है कि आप कर सकते नहीं कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, मुझे इस बात की थोड़ी फिक्र अब होने लगी है कि आप उस लिस्ट को देखिए, ठीक है, अब ये हमको नहीं मालूम है कि ये मतलब ये हुआ है नहीं हुआ या किस एक्सटेंट तक के हुआ है, लेकिन आप उस लिस्ट को लेकिन हमें और आपको मालूम चल भी नहीं सकता है। ये इस देश की सर्वशक्तिमान सरकारों का काम है। सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है, एक संस्था है, इकबाल से चलती है, और उस इकबाल पर अगर कहीं भी प्रश्न चिन्ह लगता है ना, राम की इस देश में बात की जाती है, किसी के लिए फैशन होगा, किसी के लिए वो आत्मिक तोष की चीज होगी, किसी के लिए जरूरत होगी। बापू जब रघुपति राघव राजा राम गाते थे तो एक नैतिक बल हासिल करते थे, तब से लेकर राम जी का प्रयोग चल रहा है। लोहिया ने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी राम का जिक्र करते हैं। उस राम राज्य की ये कल्पना है जिसमें राजा राम अपने पति राम के सुख को त्यागता है। उस पर खूब डिबेट हो सकती है कि राज्य के एक नागरिक ने प्रश्न उठाया, तो सवाल यह है कि जब सर्वशक्तिमान सरकारों पर प्रश्न उठ रहा है तो ये सरकार को चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था 96 में, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। और वो लिस्ट आप देखिए, ठीक है, कि जहां हमको अभी रख दिया गया है, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया, शर्म आनी चाहिए, किसी को आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपको रिस्पॉन्सेस में दिखेगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन आपकी क्रॉस हुई है। फ्रांस के यहाँ मीडिया पार्ट वालों 2 रिपोर्टर्स ने कंप्लेन की है मोरक्को की सरकार के खिलाफ की उन्होंने स्नूपिंग कराई है। फ्रांस में केस दर्ज हो गया है, अभी प्रोसिक्यूटर्स ने कर लिया है। एप्पल ने कहा कि क्योंकि उनके एक ऐप का नाम आया है आई मैसेजेस, उन्होंने कहा कि हम इसको बेहतर करेंगे। अमेजॉन ने कहा कि एनएसओ को जो हम क्लाउड सर्विस दे रहे हैं वो हम रोक देंगे। इजराइल ने कहा है कि हम एक टास्क फोर्स सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी इलेक्शंस हुए हैं, नई सरकार आई है, तो वहां का वो इंटरनल पॉलिटिक्स भी है कि अब नेतन्याहू को किस तरह घेरा जाए, क्योंकि ये उन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ था। तो इजराइल ने भी, अब ये सब लोग जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम जो हो रहा है, सबसे जो लिस्ट मैंने पढ़ के बताई उसमें सबसे लिबरल डेमोक्रेसी कौन सी थी? भारत। आप वहां का रिस्पांस देख लीजिए। विदेश मंत्री यहाँ के एस जयशंकर हैं, उनके जूनियर कौन है? मीनाक्षी लेखी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आप उनकी पीसी सुन के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि कोई भी किसी भी लॉयर को कोई भी व्यक्ति हायर करके कुछ भी बोलने के लिए उसको पैसे दे सकता है, वो बोल देगा। येलो जर्नलिज्म, फेक न्यूज, और उसके बाद एमनेस्टी आकर के जिस भाषा में उसका जवाब देती है, आप उन खबरों को पेडल करते हैं। एक पत्रकार कोई ट्वीट उठाता है, हिब्रू कोई थ्रेड लिखता है, हिब्रू का वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उस पर खबर चल जाती है, उसको लेके बीजेपी उड़ जाती है कि बस यही मिल गया अपने को। उसके बाद तुरंत बाद फिर बयान 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 कहते हैं। कोई एमनेस्टी का वो बयान ही नहीं छापता है जिसके ऊपर वो पूरा कल वो खबर ही चल गई कि भाई एमनेस्टी ने तो कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद एमनेस्टी अपनी वेबसाइट पे छापता है। आप करना क्या चाह रहे हैं? निखिल ने एक बहुत बड़ी बात निकाली है। जब आप लिस्ट देखते हैं इन 45 देशों की, लिस्ट देखिए। आज हंगरी की बात हो रही थी, मैं बीबीसी देख रहा था, वहां उनके एक मंत्री को घेरा गया, उसमें उन्होंने कहा वी डोंट डू एनी ऑफ दिस, हमारे देश में ये होता नहीं है, क्योंकि हंगरी में आप जानते हैं पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है। आप सऊदी अरेबिया की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक पत्रकार जमाल खशोगी की मौत हुई और ये कहा जा रहा है कि स्नूपिंग उनके इर्द गिर्द लोगों पर हुई थी। अब सऊदी अरेबिया आप जानते हैं किस तरह की मोनार्की है। हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, संविधान के दायरे में चलते हैं, लेकिन हमारे देश में उस तरह की प्रोब के लिए मांग क्यों नहीं हो रही? अब मेरे सामने 2 चीजें आती है। एक, हमारी जो जनता है ना, हमारी जनता के सामने कई और समस्याएं हैं। जब मैं मुंबई में बैठा हूं 5:40 की मुझे विरार लोकल लेनी है बारिश में, अब मुझे क्या लेना देना है फिर किसको किस तरह से स्नूपिंग की जा रही है? ये कहा जा रहेगा कि ये दिल्ली का मामला है, ये बड़े बड़े नेताओं का, हमको आम जनता जो है उसे क्या लेना देना इससे। तो ये एक कारण हो सकता है कि सरकारों को लगता है कि हम ब्रेजन आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ होना नहीं है। कुछ नेता जो है, विपक्ष के नेता कुछ कहेंगे, लेकिन आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो प्रोब करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन इश्यू नहीं है, क्योंकि हर चीज इस देश में आजकल इलेक्शन के दायरे में होती है। तो राइट टू प्रिवेसी जो है, 99% ऑफ दिस कंट्री में नॉट अंडरस्टैंड कि राइट टू प्रिवेसी है क्या। उससे हमें होना तो एक उस लेवल पर है। दूसरी, हमारे जो संस्थाएं हैं,
फिर वो मीडिया का जिक्र जिस तरह से निखिल ने बात अभी की, फिर वो मीडिया हो, फिर वो कानूनी तौर तरीके हो, क्या होता है एक पीआईएल चली जाती है, एक एमएल शर्मा व्यक्ति है, उन्होंने एक पीआईएल कर दी है, हर चीज पर एमएल शर्मा पीआईएल करते हैं। 99% वो पीआईएल डिसमिस होते हैं क्योंकि वो पीआईएल बराबर वो कोर्ट के सामने रखते भी नहीं है। तो हमारे कोर्ट का सवाल होता है कि जुडिशियल प्रोब हो ना हो। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं किस तरह से पार्लियामेंट कंस्ट्रिक्ट हो गई। तो संस्थाएं हमारी जो है, जो किसी को अकाउंटेबल रख सकती है, जवाबदेही की बात कर सकती है, वो संस्थाएं कहाँ है? तो एक तो जनता जो है और दूसरी तरह संस्थाएं। तो मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूं निखिल, जब आपने कहा इन देशों का, अजरबैजान लीजिए या दूसरे देश, दे एटलीस्ट आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, वी आर, फिर भी हमारे देश में जवाबदेही क्यों नहीं है? चलिए राहुल श्रीवास्तव जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहिए इस विषय पर, उसके बाद हम ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की कमी के सिलसिले में जो बात हो रही है कि प्रोसीजरल इशू है, जो फॉर्म भर के भेजा गया अस्पतालों से, सरकारों की तरफ से, उसमें कोविड डेथ का कॉलम था, ये था नहीं कि उस कोविड डेथ की वजह क्या रही, मतलब ऑक्सीजन कमी है नहीं। तो इन विसंगतियों की तरफ भी ध्यान दिलाया जा रहा है और विपक्ष इस बहाने नए सिरे से केंद्र को निशाने पर भी ले रहा है। कुछ इस पे आप क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे राहुल श्रीवास्तव जी? देखिए, मैं राजदीप जो बात कह रहे हैं, निखिल ने जो बात कही, ये सरकारें अकाउंटेबिलिटी से भागने लगी हैं। हमें हमारा लोगों का विश्वास जो अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग अथॉरिटीज या एंटिटीज हैं उनमें कम हो रहा है। इस देश में जनता ही फाइनल आर्बिटर हो सकती है चुनाव के टाइम में, क्योंकि चुनाव का जिक्र होता है। लेकिन चुनाव तक जनता पे ये इशू ले जाने का काम वीपी सिंह ने सक्षम रूप से करा। एक 60-65 करोड़ रुपए की बोफोर्स स्कोप घोटाले को उन्होंने नेशनल इशू बनाया, पब्लिक साथ में आई। उसके बाद अगर देखिए तो 2G और ये टेलीकॉम घोटाले को, CWC घोटाले को बड़ा केस बनाया गया, विपक्ष ले गया। तो साहब, संघर्ष के लिए विपक्ष को भी कहीं जमीन पे उस तरह से उतरना होगा कि अकाउंटेबिलिटी के इशू को एक इलेक्शन इशू बनाना पड़ेगा। नहीं तो मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं ये मामलों को फॉलो करता रहा हूं, कि जो हम जानते हैं स्नूपिंग के लेवल को, वो राई मात्र है। जितना इस समय पे स्नूपिंग हो रही है वो पहाड़ की तरह से है। राहुल जी, आप विपक्ष का छोटी सी बात कहूं, बहुत छोटी सी। सर, अभी आपने कहा कि विपक्ष की विश्वसनीयता कम हो गई है, ये मैं मानता हूं, ये बड़ा फर्क है। वीपी सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक विश्वास लोगों में किया कि वो मिस्टर क्लीन है। क्योंकि आप जानते हैं ये बात फॉरेन हैंड की इंदिरा गांधी के जमाने में भी कहा जाता था, जब भी ऐसे मामले कि ये फॉरेन हैंड है। तो फॉरेन हैंड तो हम कई सालों से सुन रहे हैं। वीपी सिंह पूरी तरह से बोफोर्स को भुना पाए और वो चुनाव जीत पाए। आज उस तरह के शायद विपक्षी नेता नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात, वही भी विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम जब बात करते हैं, क्या मीडिया हमारी बात उस लेवल तक लोगों तक एम्पलीफाई करके लेता है? जब विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं इस मामले पर, शायद हम उसमें लाइव कट नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की जो भी बात होती है वो लाइव होती है। ये भी एक बात है। मैं अब तक विपक्ष को आप दोष दीजिए, विपक्ष कमजोर है, लेकिन विपक्ष की बातें रखने के लिए कहां है माध्यम? छोटी सी बात छोटे समय में कि विपक्ष जो इल्जाम लगाता है, क्या उसको भी उतनी ही मीडिया कवरेज मिलती है जितनी सत्ता पक्ष को मिलती है? ये राजदीप की चिंता है, जायज चिंता है। राहुल जी, जब हम लोग ये नेता नगरी की रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे, तब आप लोग एक प्रसंग बता रहे थे कि आज किस तरह से राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो एक पत्रकार को ही बताने लगे कि तुम्हें किस तरह के सवाल पूछते हैं। क्या था? नहीं, मैं आपको देखिए, वो मामला ऐसा है। हाँ, एक पत्रकार एक सवाल पूछ रहा था राहुल गांधी। आनंद पटेल हमारा ही इंडिया टुडे का पत्रकार है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में इंक्वायरी हो रही है राफेल को लेकर और अन्य मामलों को लेकर, और इस पर भी, पेगासस पर भी प्रोब हुआ है, वो भारत में क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी उसको देखते और कहते हैं, यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आपने यू मस्ट आस्क अबाउट द सीबीआई एंड व्हाई इज इट नाउ। जिस तरह से मुझे लगा ये मौका था राहुल गांधी को एक तरह से पूरी बात अपनी रखने के लिए, बगैर उस पत्रकार को टोकते हुए। आनंद ने एक सवाल पूछा है, आपको पत्रकार को टोकने की क्या जरूरत है? हमें, मुझे लगता है कहीं ना विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, डोंट शूट द मैसेंजर। सरकार तो हमें गोली मार ही रही है कि ये मीडिया जो है इसको बड़ा सनसनी बना रही है।
बट जब विपक्ष भी एक तरह से बार बार एक विक्टिमहुड कि आप जो मीडिया वाले हमारे खिलाफ है, और फिर मीडिया को सिखाने लगते हैं कि किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, तो मैं सोचता हूं, देखिए वो आनंद पटेल सवाल पूछ रहा है, ही इज अ रिपोर्टर। राहुल गांधी को मौका है कि आप लोग ये बात रखिए, पार्लियामेंट में भी रखिए, बाहर रखिए, लोग सुनेंगे। पर मुझे देयर शुड बी अ वे ऑफ डूइंग इट। मुझे लगा ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में मुझे कमजोरी नजर आई। नहीं, राजनीति में कमजोरी नहीं है साहब, ये आज की प्रथा है जिसमें सवाल वही जो नेता बन भाए। हर एक नेता को लगता है, सरकार को भी और विपक्ष को, कि सवाल वही पूछिए जो कि मैं चाहता हूं, जवाब वो दूंगा जो मैं चाहता हूं। आप मेरे हरकारे हैं, आप पत्रकार नहीं हैं। आप स्विगी के डिलीवरी बॉय हैं। नहीं राहुल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यही तो आप मोदी जी पर इल्जाम हम लगाते हैं कि मोदी जी किस तरह से बर्ताव करते हैं। पर आप नहीं, दोनों ही पक्ष की बात आ गई। थोड़ा सा हम लोग समय की सीमा का ध्यान रखें। दोनों ही पक्षों की बात आ गई, इंटॉलरेंट रूप से देखता है, दैट्स ऑल। दोनों ही पक्षों की बात आ गई और राहुल श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही ढंग से समाप्त किया। चूंकि सत्ता तंत्र मजबूत है, संख्या में भी, बल में भी, तो उनकी ज्यादा जवाबदेही। लेकिन सब यही चाहते हैं कि आप हमारा एजेंडा आगे बढ़ाओ, हमारे हरकारे बनो, हमें असहज करने वाले सवाल ना पूछो। और लगभग सब ये लेबलिंग भी करते हैं, जैसे कि अरे आपने उनसे तो हमसे पूछ रहे हो, सब ये करते हैं। दूसरे विषय की तरफ चलता हूँ, दूसरे विषय की तरफ, राजदीप जी दूसरे विषय की तरफ चलता हूँ। आप तो टीवी के सीनियर पत्रकार हैं, जानते हैं कैसे। मेरे को हिंदी का एक बड़ा अच्छा शब्द मिल गया, असहनशीलता, इनटॉलरेंस। हर पक्ष में इनटॉलरेंस बड़ी है। जी शब्द सही है कि नहीं? वो मेरे ख्याल से असहिष्णुता होता है। यही तो मेरी वीकनेस है, सॉरी। ये महाराष्ट्र नहीं, बिल्कुल वीकनेस नहीं है, बिल्कुल वीकनेस नहीं है। आपकी मातृभाषा मराठी है और आपके व्यवसाय की भाषा अंग्रेजी है। ये तो इस बात के लिए तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि इसके बावजूद आप हिंदी में बात करने के लिए तत्पर रहते हैं। राहुल श्रीवास्तव जी भी इसकी सराहना करते हैं, वो कहते भले ही ना, आई कैन वाउच ऑन हिज बिहाफ। चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। ये मॉनसून सत्र से ही जुड़ा है, समय की कमी है इसलिए एक टिप्पणी ले पाऊंगा आप लोगों की। बात ऑक्सीजन की कमी वाले मसले की है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो जो विभीषिका का दूसरा दौर था, पैंडेमिक का दूसरा दौर था, नागरिक असहाय थे, सरकारी तंत्र चरमरा गया था, हर तरफ चीख पुकार थी, कातरता के स्वर थे। 3 हफ्ते तक ये हाल रहा और अब सभी सरकारें, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की, पूरी बेशर्मी के साथ उस पर लीपा पोती। कोविड में हमने कैसे अद्भुत प्रबंधन किया, अपनी पीठ थपथपाना ये कर रही हैं। और इन सब के बीच राज्यसभा में केंद्र सरकार का बयान आता है, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। और जब उस पर शोर उठता है तो कहा जाता है ये आंकड़ा राज्यों ने भेजा। समय की कमी है। राहुल श्रीवास्तव जी, राजदीप सरदेसाई जी, एक टिप्पणी आप दोनों की। देखिए सौरभ, इसमें मैं ये कहूंगा कि पिछले साल जब अप्रैल में जब ये शुरुआत हुई थी, बहुत सारे कानून बन रहे थे, तो ऑक्सीजन जैसी चीज की सप्लाई की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली थी, केंद्र सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना कि ऑक्सीजन से मौत की खबरें नहीं आई, ये भी बेमानी है। दूसरा, आईसीएमआर ने एक पूरी तफसील से बयान करके एक लिस्ट बनाई थी कि कॉज ऑफ डेथ कैसे रिकॉर्ड होगा कोविड-19 के तहत। अब तमाम राज्य जो हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं, चाहे इसमें छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, और मैंने लंबी फहरिस्त बनाई है, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। साहब, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, सांस कोविड से मर गए, मगर सांस किसी की बोझिल नहीं हुई, सब ऐसे ही मर गए, सब कोविड से मर गए। अब उसके अंदर मैं आपको एक दर्शकों को ललन टाप के बताना चाहता हूं कि एक जो आईसीएमआर की स्टडी थी उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। उसके अंदर एक फॉर्म दिया गया था कि कॉज ऑफ डेथ कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उस कॉज ऑफ डेथ के अंदर यह कहा गया था कि किस बीमारी से मारा गया, किस चीज से मारा गया, ये नोट कर दीजिएगा, मगर मोड ऑफ डेथ, मोड ऑफ डाइंग, यानी तरीका क्या था जिससे मरा, ये कतई मत मेंशन करिएगा। यानी अगर मुझे कोविड हुआ है और उसमें मेरे को हार्ट हुआ, कोविड हुआ, तो कोविड लिख दीजिए, मगर मेरे अगर
सांस भारी हुई और मेरे को ऑक्सीजन कमी से मर गया, तो मेरे को उसको रिकॉर्ड मत करिए। उसमें एक अनस्टेटेड कॉन्स्पिरेसी थी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। ये मिले नहीं, मगर ये मिल गए थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि बुरे वक्त में हमारे नाम के आगे ये चीज चस्पा हो कि हम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए, लोग मर गए। और इसीलिए ना स्टेट गवर्नमेंट ने इसका रिकॉर्ड किया, ना केंद्र को भेजा, और केंद्र ने कभी नहीं कहा साहब तमाम चीजें होती हैं, केंद्र सरकार चिट्ठियां भेजती है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने तक राज्य सरकारें नहीं भेज रही थी, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे बिना उसके, और केंद्र सरकार चुप रही। उसके बाद ये 2 फेलियर तो बहुत बड़े थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगा कि इस देश में तमाम लोगों ने अपनी गरज के कारण भी जो घरों में कोविड को छुपाया, और उसके कारण बहुत सारे ऑक्सीजन की डेथ और तमाम कोविड डेथ जो छुपी, उस पर आप देखिए, इस पे आक्रोश नहीं है इस बात पे कि हमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ होगी। आपने कहीं विरोध के स्वर सुने हैं सिवाय एक राजनीतिक खानापूरी के अलावा? आप सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार कह रही, टोपे साहब जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि कोविड ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई डेथ नहीं हुई। संजय राउत दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि साहब ये झूठ बोल रही है केंद्र सरकार, मौतें हुई हैं। आप सोचिए कि इतना बेइंतहा बड़ा झूठ एक बिल्ड कर दिया गया है इस देश के कारण कि कोविड के कारण मौत हुई ही नहीं है। यही हाल हुआ। अगर आप सौरभ देखें तो जब माइग्रेंट 8 करोड़ लोग नौकरी के बिना शरणार्थी कैंपों में पड़े हुए थे, दिवाई फटे पैरों से अपने घर को चल के जा रहे थे, तमाम लोग मरे। क्या किसी ने रिकॉर्ड किया, राज्य सरकार केंद्र सरकार, कि लोग मर रहे हैं? क्या पंजाब ये सिखों के खिलाफ दंगों में रिकॉर्डिंग हुई कि एग्जैक्टली कितने लोग मरे? साहब देखिए, हाल ये है कि गरीब की मौत इस देश में काउंट नहीं होती। अमीर और या पैसे वाले या नेता की मौत पे यहाँ पे बड़े सारे बड़े दर्द के भाव उमड़ते हैं, बड़े बड़े स्थल बनते हैं। सिंपल बात है कि एक अंदाजे तबस्सुम में है गुम सारा चमन, ये खबर किसको कली की जान किस मुश्किल में है। क्या बात, राजनीति थी। हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने नौजवान साथी निखिल की बात भी सुनना चाहता हूं इस प्रसंग पर, क्योंकि निखिल लगातार ललन टॉप शो लिखते हैं और इस मसले पर राज्यों ने, केंद्र ने, अलग अलग प्रतिनिधियों ने, अलग अलग समूहों ने, सरकार को डिफेंड करने वाले भी और सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले भी, अपने अपने हिस्से के तर्क भी पेश किए और प्रोसीजरल लैप्सेस की भी बात कही। निखिल, देखिए, प्रोसीजरल लैप्सेस तो जो राहुल जी बता रहे हैं वो लास्ट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा डिटेल में तो मैं भी नहीं जानता था, तो वो ठीक बता रहे हैं। दूसरा, एक जिस कंफ्यूजन को अभी एड्रेस किया जाना चाहिए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, जैसे मेरा ध्यान है कि स्टालिन का भी लेटर गया था पीएमओ को कि हमको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपने टाइम पे कहा था, जब गोवा मेडिकल कॉलेज में डेथ्स हो रही थी, कि वहां पे, राजदीप बेहतर बता पाएंगे उसके बारे में, कि वहां पे भी ऑक्सीजन शॉर्टेज से डेथ्स हुई हैं और सारे स्टेट्स झगड़ रहे थे ऑक्सीजन। तो ये कोई स्टेट सीक्रेट तो है नहीं कि किस स्टेट ने कितना मांगा और आपने कितना सप्लाई किया। तो इस चीज को पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। आपके पास नंबर ऑफ बेड्स भी हैं, आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हैं जितने आप स्वीकार करने को तैयार हैं, आपके पास वो वैज्ञानिक भी हैं, वो चिकित्सक भी हैं जो बता सकते हैं कि एक व्यक्ति को कितनी जरूरत पड़ी होगी उसके केस की सिवियरिटी के ऊपर। वो बिल्कुल, अगर केंद्र ये कह रहा है कि राज्य ने नहीं दिया तो इसलिए हमको नहीं पता क्योंकि वो फॉर्म में नहीं लिखा, आप गणना करवा लीजिए। अगर आपसे पार्लियामेंट में कोई खड़ा होकर पूछ रहा है तो आप मिनिस्ट्री में बाबू बैठ के करते क्या है, उनका और कोई काम क्या होता है? फिर अभी सेशन चल रहा है तो फिर बैठ करके आपको वो जवाब प्रिपेयर करना है। तो सरकार को कमीशन करनी चाहिए थी एक स्टडी की, भाई हम ठीक है, हम दिखवा लेंगे, हमारे पास अभी नहीं है फिगर, हम दे देंगे। लेकिन ये क्या होता है कि भाई हमको बताया नहीं इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं। मतलब ये फिर पूरी, जिसको कहते हैं, कल को पीआईबी में अगर ये आ जाएगा कि नहीं आज सूरज नहीं निकला, तो फिर मानना पड़ेगा क्योंकि अब पीआईबी का चल गया है, वो आपके ऊपर फैक्ट चेक का ठप्पा लगा के चला देंगे उस मजबूरी में। और एक और चीज ये है, ये सरकार इस चीज से, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से प्रेस से इंटरेक्ट करते हैं, वहीं से ये चीज निकल के आई है। प्रेस जिस तरह दौड़ती है सरकार जो कहती है उसके पीछे, यही होता है ना। पीएम ने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन वो बोले तो सही, वो एक बार रेडियो पे तो आ जाए, वो एक बार टीवी पे तो आ जाए। मतलब हम, जैसे एक वो होता है ना कि फ्री में कुछ बटने लगा है, उस तरह से हम ही दौड़ पड़ते हैं उनके पीछे। इसीलिए वो अकाउंटेबल, उनको कभी लगता है, वो ये कॉन्फिडेंस में है कि हम जो बता देंगे वो तो छपना ही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें एक आधी दिक्कत तो वो हमारे एंड पे है कि हम वो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं जो सरकार कहती है। आप कभी उन्मादी या भावुक होकर 1 या 2 या 3 स्टोरीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली
अगर आप आंसर नहीं डिमांड करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है वो। और वही दिक्कत, इसीलिए तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्योंकि उनको पता था कि ये सेल कर सकते हैं, वही तो कॉन्फिडेंस है। जी राजदीप जी। देखिए 3-4 चीजें, बड़ी बात यह है, एक लाइन में मैं कहता हूं, इंडिया हैज टू मच गवर्नमेंट, टू लिटिल गवर्नेंस। बहुत बड़ी सरकार है लेकिन सुशासन जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम है। टू मच गवर्नमेंट, सरकारें बहुत है, बाबूगिरी बहुत है। और अब हर तरफ इसमें देखेंगे, ये पूरे कोविड मामले में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रैंगल होल्ड है, एक पकड़ है। आईसीएमआर भी एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक बन गई है, क्योंकि आईसीएमआर का पेज 6 जिसका जिक्र राहुल ने किया, पेज 6 पे कहा जाता है एक्सफिक्सिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर कैन नॉट बी मेंशन्ड एज कॉज ऑफ डेथ। आप कह ही नहीं सकते। तो सरकारें तो वही कहेंगी, या जो बाबू जो बैठा हुआ है उस हेल्थ मिनिस्ट्री में वही लिखेगा। देखिए रिटन रिप्लाई पार्लियामेंट में यही दोष होता है, जब ये सवाल पूछा जाता है कि कितने डेथ्स हुए ऑक्सीजन से, तो वो जो बाबू है वो ब्यूरोक्रेटिक आंसर देता है, वो पॉलिटिकल आंसर भी नहीं होता है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक आंसर बन जाता है। तो एक तरफ रही ब्यूरोक्रेसी, दूसरी रही हमारी जो राजनेता है। गोवा का जिक्र निखिल ने किया, गोवा में कई लोगों की मौत हुई क्योंकि वो ऑक्सीजन वहां के हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाया, बमोलिम के हॉस्पिटल तक। वहां के हेल्थ मिनिस्टर बताते हैं कि हमारे ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से हुआ है। उसी शाम को वहां के मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कोई ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई चल रही है, तो उसमें ऑक्सीजन डेथ्स आप नहीं बताना चाहते। तो एक तरह तो राजनीति जिस तरह से हमारे देश में होती है, बड़ी हल्की तरह की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ एक्सेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हर रिस्पांस को अगर आप ब्यूरोक्रेटिक, माइग्रेंट्स की कितने डेथ्स हुए, देखिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में या कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं है और किसी राज्य सरकार ने नहीं भेजी है। और केंद्र सरकार ने बड़ी चतुराई से कहा हेल्थ जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। अब आप कांग्रेस के स्टेट से भी पूछिए कि उन्होंने क्या किया, और सही बात है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र सबने कहा हमारे यहाँ भी कोई ऑक्सीजन डेथ्स नहीं हुई है। देखिए सच्चाई ये बताऊं, मनसुख मांडविया ने बड़ी अच्छी स्पीच दी। मैं जब आप देखेंगे जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए, जो नए स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन ये जो एक बात है, ये रिटन रिप्लाई हेडलाइन बन गया कि आपने अपने रिटन रिप्लाई में भारती पवार पहली बार मंत्री बनी है और उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये तो कोई बाबू ही लिखता है ना। हम हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो पर्दे के पीछे हमेशा रहते हैं। हर्षवर्धन जी की नौकरी चली गई मेरे दोस्त, प्रकाश जावड़ेकर की चली गई, रविशंकर प्रसाद की, किसी ब्यूरोक्रेट की कुछ चली गई है क्या? ये हमने कभी कोविड में, ये जो कोविड टास्क फोर्स के व्यक्ति हैं, इन पर किसी ने एक सवाल पूछा है कि आप क्या कर रहे थे? और मुझे लगता है इस पूरे मसले से हमें इस पर सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो रिटन रिप्लाई पार्लियामेंट में आते हैं ये नेता नहीं लिखते, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं। और माइग्रेंट्स डेथ हो, जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं। निखिल ने कहा स्टडी क्यों नहीं, स्टडी कौन करता है? CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। हम ऐसी एक कोई संस्था नहीं है क्या इस देश में जो क्रेडिबल, विश्वसनीयता से ये इंफॉर्मेशन हमें दे पाए? ये बाबू करते क्या है? हमें ये सवाल पूछना चाहिए। जब मोदी जी सरकार में आए थे, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट लेस हो और गवर्नेंस ज्यादा हो। सच्चाई क्या है कि बाबूगिरी तो वही है। मंत्री एक तरह से कम उनकी तो थोड़ी जवाबदेही है। आज भारती पवार पर हम उंगली उठाएंगे, पर किसी बाबू पर नहीं, क्योंकि वो फेसलेस है। वो कौन है? वो जनता के सामने भी नहीं आते। और ये सच्चाई है कि इस पूरे मामले में, और ये मेरा आखिरी पॉइंट है सौरभ और निखिल, कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता की कमी है। उस पूरे कोविड के डिबेट में बहुत कम लोग थे जिन्होंने एक पैशन से बात की। उनमें से एक मनोज झा थे। मनोज झा ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो डिबेट हो रहा है वो किसी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, JDU, RJD नहीं होना चाहिए। हम सबको एक तरह से माफीनामा मांगना चाहिए। हम सबकी गलतियां हुई है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। ये जो नॉन पार्टीजान डिबेट अगर इस देश में हो हर चीज पर, फिर वो स्नूपिंग पर हो या हेल्थ क्राइसिस पर हो, मुझे लगता है हमारे देश को फायदा होगा। लेकिन क्या हुआ है, हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स इतनी ध्रुवीकरण में फंस गई है, पोलराइज हो गई है। ध्रुवीकरण सही शब्द है ना मेरे दोस्त? ध्रुवीकरण हो गया है। उस वजह से मुझे लगता है डिबेट, डिस्कशन जो भी होता है वो इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हैं और इसी वजह से कुछ फायदा नहीं होता। इस डिबेट के बाद क्या आपको वाकई लगता है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर
पर अगली अगर कोविड वेव आए तो कौन जवाबदेही लेगा? क्योंकि हम इल्जाम में फंसेंगे, राज्य सरकार पर कोई उंगली उठाएगा, कोई केंद्र सरकार पर उठाएगा, स्नूपिंग पर ये कहेगा व्हाट अबाउट री, अरे आपने इंदिरा गांधी के जमाने में ये होता था, रामकृष्ण हेगड़े ने ये किया, वीपी सिंह इल्जाम लगाते थे कि राजीव गांधी उन पर। तो मुझे लगता है हमारे पूरे डिबेट को, और इसलिए मैं नेता नगरी आई प्रिफर, क्योंकि आप कम से कम उस जो हम टीवी पर करते, टीवी पर क्या करते हैं, एक तरफ कांग्रेस का प्रतिद्वंदी, बीजेपी का, उन दोनों के बीच में भिड़ंत होती है और सवाल कुछ निकलता नहीं। राजदीप जी आपकी चिंता जायज है, राजदीप जी आपकी चिंता जायज है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे दूसरे पैनल वी नीड सॉल्यूशन। हाँ, वी नीड सॉल्यूशन, और इसीलिए हम बस एक बिल्कुल घड़ी देख के 45 सेकंड की टिप्पणी, आज मैं आप दोनों विद्वान पत्रकारों की संक्षिप्तीकरण की क्षमता का आकलन करने का दुस्साहस करूंगा। राहुल श्रीवास्तव जी, ये जो आईटी की रेट पड़ी हैं भास्कर समूह पर, इसको लेकर भी केंद्र सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, आपकी टिप्पणी? साहब, जवाबदेही इस चीज की इस देश में आज सबसे ज्यादा कमी है, और इस किल्लत को ना दूर किया गया तो बहुत दिन वो दूर नहीं जब जवाब देने वाले नहीं बचे, सवाल पूछने वाले नहीं बचेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहूंगा यहाँ भी व्हाट अबाउटरी होगी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी रेड्स होते थे, वाजपेयी जी ने आउटलुक मैगजीन पर रेड करवाए थे, और आज वो रेड्स हो रहे हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता इस देश में प्रमोट करेंगे, फ्री प्रेस। क्या वाकई आप फ्री प्रेस प्रमोट करते हैं जब एक अखबार स्टोरीज करता है और उसी समय आप रेड्स करते हैं? ये कहा जा रहा है कि हम भास्कर के जो अन्य प्रॉपर्टीज है उस पर हमारी नजर है, जो रियल एस्टेट अन्य बिजनेसेस है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या यही समय मिला आपको कि उन्होंने जब कोविड मिसमैनेजमेंट पर आपके खिलाफ स्टोरीज की, तब आपको पता चला कि ये सब हो रहा था? चलिए, तो ये टाइमिंग और मैसेजिंग का मसला है। मैसेजिंग एक लास्ट पार्ट, ओनली 15 सेकेंड्स, चिलिंग इफेक्ट, इसका आप हिंदी में मुझे बताइए क्या अनुवाद कर सकते हैं कि पूरे पत्रकारों पर एक चिलिंग इफेक्ट, कि अगर आज हमने भास्कर को टारगेट किया या भारत समाचार को किया, कल हम आपको भी टारगेट कर सकते हैं। इसका जो चिलिंग इफेक्ट, जो एक तरह से लोगों पर उनके पूरे पत्रकारों पर एक इफेक्ट होता है, उसका असर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आई विल से दिस, गुजरात मॉडल गॉन नेशनल, गुजरात मॉडल गॉन। राजदीप जी, हाँ जी, राजदीप जी, राहुल श्रीवास्तव जी, आप दोनों लोग इस मुखामुखम का, इस बातचीत का हिस्सा बने अपने तेवरों के साथ, अपने कलेवर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।